जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो अहमद शाह मसूद अपनी फौज के साथ काबुल से निकलकर वादिय पंजशीर की तरफ चले गए, मगर तालिबान ने उनका पीछा जारी रखा। अहमद शाह मसूद की फौज ने पहाड़ों को बमों से उड़ा दिया, जिससे रास्ते बंद हो गए और यूं तालिबान वादिय पंजशीर में दाखिल ना हो सके। जब तालिबान सलांग टनल की तरफ बढ़े तो वहां पर जनरल दोस्तम की फौज तैनात थी, जिसने तालिबान को रोक लिया। अभी तक जनरल दोस्तम का ख्याल था कि तालिबान उसे शुमाल में एक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने की इजाज़त दे देंगे, मगर जब तालिबान ने ऐसा ना किया तो जनरल दोस्तम के पास अहमद शाह मसूद से इत्तेहाद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अक्टूबर 1996 में बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद, जनरल दोस्तम और करीम खलीली ने मिलकर एक तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद बनाया, जिसे आज हम नॉर्दर्न अलायंस या शमाली इत्तेहाद के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जनरल दोस्तम को अपने ही फौजियों को क्यों रिश्वत देना पड़ी और मज़ार शरीफ में तालिबान की एक बहुत बड़ी तादाद कैसे कत्ल हुई। चूंकि तालिबान शमाल और मशरक में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, इसलिए उनकी फौज दूर दूर तक फैल गई। अहमद शाह मसूद ने इसी बात का फायदा उठाया और तालिबान पर जवाबी हमले शुरू कर दिए और कई इलाकों पर दोबारा कब्जा भी कर लिया। अहमद शाह मसूद के इन हमलों में सैकड़ों तालिबान हलाक हुए और कुछ दिन बाद उन्होंने बगराम एयर बेस पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि जैसे तालिबान ने अब काबुल पर कब्जा करने के बाद आम माफी का ऐलान कर दिया था, बिल्कुल इसी तरह 1996 में भी तालिबान ने काबुल पर कब्जा करने के बाद आम माफी का ऐलान कर दिया था। मगर अहमद शाह मसूद के हमलों के जवाब में तालिबान ने काबुल में मौजूद ताजिक और हज़ारा शहरियों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ताजिकों और हज़ारों की एक बहुत बड़ी तादाद को काबुल छोड़ना पड़ा था। अब जंग एक बड़े स्केल पर फैल चुकी थी, मगर तालिबान के पास फौजी कम थे, इसलिए तालिबान को मजीद फौजियों की ज़रूरत थी। तालिबान ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए दो तरीके अपनाए। एक तो तालिबान ने काबुल में मौजूद लोगों को ज़बरदस्ती अपनी फ़ौज में शामिल करना शुरू कर दिया। तालिबान मस्जिदों में जाते और नमाजियों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते। दूसरा, पहले की तरह अब भी मुल्ला उमर ने पाकिस्तान में मौजूद मदरसों से गुजारिश की कि वो उन्हें मजीद जंगजू दें, जिसके जवाब में उलमा ने अफगानिस्तान की सरहद के साथ कायम किए गए मदरसे बंद कर दिए और अपने तलबा को तालिबान के साथ लड़ने अफगानिस्तान भेज दिया। पाकिस्तानी हुकूमत ने भी इन तलबा को पासपोर्ट और वीज़े जैसी बंदिशों से आज़ाद कर दिया था, जिसके बाद ये तलबा बआसानी सरहद के आर पार आते जाते रहते थे। जब तालिबान को जंगजुओं की नई खेप मिली तो उन्होंने हेरात की तरफ से बगदीस पर हमला कर दिया। बगदीस पर जनरल दोस्तम का कब्जा था, मगर वो खुद मज़ार शरीफ में बैठा हुआ था, क्योंकि तालिबान सलांग टनल के पास पहुंच गए थे और जनरल दोस्तम दो महाजों पर लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना त्यारा ईरान भेजा और इस्माइल खान को वापस बुला लिया। कई महीनों तक यहाँ लड़ाई चलती रही और दोनों तरफ से फ़िज़ाई हमले किए गए, जिसकी वजह से हज़ारों शहरियों को शहर छोड़कर जाना पड़ा। मज़ार शरीफ समेत शमाल के 6 सूबों पर जनरल दोस्तम का कब्जा था। मज़ार शरीफ के बाहर किला जंगी के नाम से एक बड़ा सा किला था, जो शायद अंग्रेज़ों ने बनाया था। दोस्तम ने इस किले में अपना दफ्तर बनाया हुआ था। किले की हिफाजत के लिए दर्जनों तोपें, टैंक और तरबियत याफ्ता फौजी हमेशा तैयार रहते थे। दोस्तम की मिलिशिया अफगानिस्तान की वो वाहिद फौज थी जो एक मुनज़्ज़म फौज की तरह कम्युनिस्ट दौर की वर्दियां भी पहनती थी। जनरल दोस्तम अफगानिस्तान के गरीब घराने में पैदा हुए थे और फौज में जाने से पहले वो खेतों में काम किया करते थे। 1978 में वो फौज में भर्ती हो गए और जल्द ही तरक्की करते करते वो एक दस्ते के कमांडर बन गए। 1989 में जब सोवियत फौज अफगानिस्तान से निकली, तब तक जनरल दोस्तम ने एक खूनखार उज़्बेक मिलिशिया बना ली थी, जिसका नाम उन्होंने अपने आबाई इलाके जोज़जान की निस्बत से जोज़जानी मिलिशिया रखा था। नजीबुल्लाह ने जोज़जानी मिलिशिया को मुजाहिदीन के खिलाफ बहुत ही कामयाब तरीके से इस्तेमाल किया। जहां भी अफगान फौज मुजाहिदीन से हारने के करीब होती थी, जोज़जानी मिलिशिया फौरन वहां पहुंचकर अफगान फौज की मदद किया करती थी। दोस्तों, बुज़कुशी ना सिर्फ उज़्बेकों का सबसे पसंदीदा खेल है, बल्कि अफगानिस्तान का कौमी खेल भी है। इस खेल में घोड़ों पर सवार खिलाड़ी एक सरकटी भेड़ को छीनने की कोशिश करते हैं। इस खेल में कोई टीम नहीं होती और ना ही इस खेल का कोई कायदा कानून होता है। बस जो भी खिलाड़ी इस भेड़ को छीनकर एक गड्ढे या उन्होंने जो भी एक मखसूस दायरा बनाया होता है उसमें फेंकने में कामयाब हो जाता है तो उसको पॉइंट मिल जाता है।
कुछ लोगों का मानना है कि जनरल दोस्तम भी अपनी चालें बुजकुशी गेम की तरह चलता है, जिसकी किसी को समझ नहीं आती। दोस्तम ने सबसे पहले नजीबुल्लाह से बगावत की और उसके लिए लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद लोग उसे गद्दार और मौकापरस्त कहते थे। बाद में उसने अहमद शाह मसूद, हिकमत यार और तालिबान से इत्तेहाद किया और इन सबसे गद्दारी भी की। वो तकरीबन हर मुल्क का तनख्वाहदार था। उसने उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की से भी पैसे लिए। 1995 में तो वो पाकिस्तान और ईरान से एक साथ पैसे लेता था, जबकि पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान में दो मुखालिफ दलों की हमायत किया करते थे। खैर, दोस्तम जैसा भी था, उसके इलाके पिछले 18 साल से जंग से महफूज थे, जबकि बाकी अफगानिस्तान जंग की वजह से मलियामेट हो चुका था। दोस्तम ने अपने इलाकों में एक ताकतवर इंतजामिया बनाई हुई थी जो सेहत और तालीम जैसे मामला देखती थी। शुमाल में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी थी जो मज़ार शरीफ में थी, जहां लड़कियों के अलावा 1800 लड़कियां भी ज़ेरे तालीम थी। इसके अलावा दोस्तम काबुल से भागने वाले फनकारों और शहरियों को भी मज़ार शरीफ में पनाह देता था। एक एक्स्ट्रा नोट के तौर पर आपको बताते चलें कि हज़रत अली का एक मज़ार तो नजफ़ में है, मगर एक रवायत के मुताबिक उनका मज़ार मज़ार शरीफ में है। और मज़ार शरीफ को मज़ार शरीफ कहते भी इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ हज़रत अली का मज़ार है। मज़ार शरीफ में उज़्बकों के अलावा हज़ारों की भी एक बड़ी तादाद रहती है। इसके अलावा हर साल शिया स्कूल ऑफ थॉट से तल्लुक़ रखने वाले हज़ारों अफराद हज़रत अली के मज़ार पर आते हैं और दुआ करते हैं। मज़ार के पास ये खूबसूरत मस्जिद है जिसकी अफगानिस्तान में कोई नज़ीर नहीं मिलती। सो बैक टू द वार। जनरल रऊफ पहलवान जनरल दोस्तम का सेकंड इन कमांड था। एक दिन जब वो मज़ार शरीफ से काबुल जा रहा था तो रास्ते में गात लगाए कुछ लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसका भाई जनरल मालिक पहलवान जनरल दोस्तम का सेकंड इन कमांड बन गया। कुछ लोगों का ख्याल था कि जनरल रऊफ को जनरल दोस्तम ने ही कत्ल करवाया था, क्योंकि जनरल दोस्तम को शक था कि जनरल रऊफ तालिबान से मिल चुका है और उनसे रिश्वत भी लेता है और वो कभी भी जनरल दोस्तम को कोई बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा रऊफ का भाई मालिक भी यही सोचता था। इसलिए जब मालिक और दोस्तम में इख्तलाफात बढ़े तो मालिक ने 3 और अहम जर्नेलों के साथ दोस्तम का साथ छोड़ दिया। अब तालिबान भी बड़ी देर से किसी ऐसे ही मौके के इंतजार में थे और जब उन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने इसे कैश करने में ज़रा भी देर ना की। तालिबान के एक दस्ते ने हेरात की तरफ से हमला किया और दूसरे ने काबुल से आगे बढ़ते हुए मज़ार शरीफ पर हमला कर दिया, जिसके बाद एक एक करके शुमाल के 6 सूबे तालिबान और जनरल मालिक के कब्जे में आ गए। जिसके बाद दोस्तम ने अफगानिस्तान से फरार होने का फैसला कर लिया। दोस्तम ने अपने 135 अफसरों को साथ लिया और उज़्बेकिस्तान की जानब चला गया। रास्ते में उसको उसके अपने ही फौजियों ने रोक लिया, जिसके बाद दोस्तम को उन्हें रिश्वत देना पड़ी और यूं पहले वो उज़्बेकिस्तान और फिर तुर्की फरार हो गया। उन दिनों पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, मगर पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी ISI और फौज तय किया करती थी। जब तालिबान ने मज़ार शरीफ पर कब्जा किया तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की खुशी दीदनी थी। उस दिन इतवार का दिन था, दफ्तर खारजा बंद था, मगर ISI के चीफ नसीम राना के हुक्म पर दफ्तर खारजा खोला गया और वहां से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का नोटिफिकेशन जारी करवाया गया। उस वक्त मियां नवाज शरीफ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर सफ़र कर रहे थे और जब उन्हें यह खबर मिली कि पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया है तो उन्हें समझ आ गई कि उन्हें बाईपास किया जा चुका है। उसी हफ्ते सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। जनरल मालिक का ख्याल था कि क्योंकि उसने दोस्तम से गद्दारी की है और तालिबान को शुमाल में कब्जा करने में मदद दी है, इसलिए तालिबान उसे शुमाल के 6 सूबों पर एक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने की इजाज़त दे देंगे। मगर तालिबान ने ऐसा ना किया। मुल्ला रज़ाक, जिन्होंने नजीबुल्लाह के कत्ल का हुक्म दिया था, उन्होंने 2500 तालिबान को साथ लिया और मज़ार शरीफ चले गए। तालिबान इससे पहले कभी शुमाल में नहीं आए थे, इसलिए वो यहाँ के लोगों और रास्तों से वाकिफ़ नहीं थे। इसलिए यहाँ भी उन्होंने वही रवैया अपनाया जो वो अभी तक अपने मफतूहा इलाकों में अपनाते चले आ रहे थे। उन्होंने ना तो जनरल मालिक को एक खुद मुख्तार हुकूमत बनाने की इजाज़त दी और ना ही शुमाल के लोगों को इक़्तिदार में शामिल किया। इसके अलावा तालिबान ने फ़ौजियों और आम शहरियों से हथियार लेना भी शुरू कर दिए। मसाजिद से शरीयत के नफाज का ऐलान करवा दिया गया। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी भी बंद करवा दी गई। जब लोगों ने तालिबान की इन हरकत को देखा तो वो समझ गए कि तालिबान ना तो उन्हें इक़्तिदार में शरीक करेंगे और ना ही उन्हें अपनी मर्जी से रहने देंगे। इसलिए मज़ार शरीफ में सबसे पहले हज़ारों ने हथियार डालने से इनकार कर दिया और यूँ देखा देखी पूरी आबादी बगावत पर उतर आई। दूसरी तरफ तालिबान खुली जगहों पर लड़ने के आदी थे। उन्होंने कभी तंग गलियों में जंग नहीं लड़ी थी। उन्हें एक तो रास्तों का इल्म नहीं था और दूसरा वो अपनी पिकअप गाड़ियां शहर के अंदर गलियों में ले गए थे।
इसलिए जब तालिबान के खिलाफ बगावत हुई और लोगों ने मकानों की छतों से तालिबान पर गोलियां बरसाना शुरू की तो तालिबान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। 15 घंटे की इस लड़ाई में 600 तालिबान मारे गए और 1000 तालिबान एयरपोर्ट पर फरार होते हुए गिरफ्तार हो गए, जिनमें तालिबान की 10 अहम सियासी और फौजी शख्सियात भी शामिल थीं। इन गिरफ्तार होने वालों में मुल्ला रजाक और तालिबान के वजीर दाखिला मुल्ला गौस भी शामिल थे। दूसरी तरफ मालिक ने इस बगावत से फायदा उठाया और जल्दी से शुमाल के उन 4 सूबों पर कब्जा कर लिया जिन पर अभी तालिबान ने सिर्फ 5 दिन पहले ही कब्जा किया था, जबकि बाकी 3 सूबों में शदीद लड़ाई शुरू हो गई। एक तो तालिबान मज़ार शरीफ में घेरे में आ गए थे, दूसरा अगर कुछ फरार होने में कामयाब हो भी जाते थे तो रास्ते में उनका सामना अहमद शाह मसूद से हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ तालिबान की एक बहुत बड़ी तादाद कत्ल हो गई। शुमाल में तालिबान की शिकस्त को देखते हुए बामियान में हज़ारों ने भी बगावत कर दी और काबुल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। मई से जुलाई के 10 हफ्तों में 3000 तालिबान कत्ल हो गए और 3600 गिरफ्तार हो गए। इसके अलावा दोनों तरफ के जख्मियों की तादाद 60,000 थी। ये तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त थी। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि मुल्ला उमर को कंधार छोड़कर काबुल क्यों आना पड़ा और फिर तालिबान ने मज़ार शरीफ में हुए कत्लेआम का बदला कैसे लिया। अगर आपने अफगानिस्तान सीरीज शुरू से नहीं देखी तो यहाँ कहीं पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप इस्लाम की पूरी तारीख सिर्फ 10 मिनटों में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करके देख लें। शुक्रिया।